हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं गजानंद वर्मा आज अपने लिए फिर एक और क्लास लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात है, आज अपनी क्लास लाइव चल रही है तो सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा सभी शेयर कर दें। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपनी क्लासें अंशु जी के ट्रिक, जो अंशु जी का जो चैनल है ना उसके ऊपर आ रही है। जितनी भी क्लासें प्रश्न पत्र इतिहास के, भूगोल की सारी क्लासें वहाँ पर डाली हुई है। महिला व बाल अपराध के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न वहाँ पर डाले हुए हैं, तो आप सभी वहाँ से उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज्वाइन कर लें। साथ में उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से भी उसे सब्सक्राइब कर सारी क्लासें देख लें। चलो दोस्तों, अपने करते हैं शुरू। आज अपने पहले पढ़ेंगे राजस्थान के जो प्राचीन नाम है, किस क्षेत्र को क्या कहा जाता है वो पढ़ेंगे। तो देखो जैसे ऊपरी ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पर हनुमानगढ़ और गंगानगर वाला। तो हनुमानगढ़ और गंगानगर की अगर बात करें तो इसे प्राचीन समय में योधेय प्रदेश कहा जाता था। ठीक है, सभी शेयर कर दें एक बार। उसके बाद शेखावाटी प्रदेश में कौन कौन से जिले आते हैं। शेखावाटी प्रदेश के अंदर चूरू है, झुंझुनू है और सीकर है, ये शेखावाटी प्रदेश के अंदर आते हैं। देखो, जांगल प्रदेश के अंदर आता है बीकानेर क्षेत्र। ठीक है, बीकानेर क्षेत्र किसके अंदर आता है, जांगल प्रदेश के अंदर आता है। ठीक है, उसके बाद एक बात यहाँ से रह गई, आप नोट कर लेना साथ में। योधेय प्रदेश की अगर हमें राजधानी पूछ ले कि योधेय प्रदेश की राजधानी क्या थी, तो योधेय प्रदेश की राजधानी जो एक राजस्थान के अंदर सभ्यता है, रंग महल सभ्यता, वो सभ्यता थी। कि राजस्थान में अगर हमें पूछ ले कि योधेय प्रदेश की राजधानी, तो राजधानी है रंगमहल सभ्यता। उसके बाद अगर बात करें जांगल प्रदेश की राजधानी, जांगल प्रदेश की प्राचीन समय में राजधानी रही थी अही छत्रपुर नागौर रही थी। ठीक है, और प्राचीन समय में नागौर को भी अही छत्रपुर कहा जाता था। अब ये मालानी क्षेत्र है वो बाड़मेर को कहा जाता था। जालोर जो पाली क्षेत्र है, इस क्षेत्र को पाली क्षेत्र को कहते थे गुजरात्रा, और जालोर को क्या कहते थे, जाबालीपुर। सिरोही को चंद्रावती कहते थे। और 2014 के अंदर सिरोही के अंदर एक सभ्यता की खोज हुई थी, वो सभ्यता कौन सी थी, चंद्रावती सभ्यता थी। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। उसके बाद अगर हमें बात करें कि वागड़ प्रदेश कौन सा है, तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जो प्रतापगढ़ वाला ये वाला जो क्षेत्र है उसको क्या कहती है, वागड़ प्रदेश कहते हैं। हाड़ौती प्रदेश आपको पता ही होगा, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ हाड़ौती प्रदेश के अंदर आते हैं। और डांग व बीहड़ क्षेत्र किसे कहते हैं, सवाई माधोपुर है, करौली है, सी से करौली, डी से धौलपुर। ठीक है, ये क्षेत्र आता है डांग या बीहड़ क्षेत्र में। और सूरसेन क्षेत्र भी यहाँ पर लिखा हुआ है, ढूंढाड़, जयपुर, टोंक, दौसा। ठीक है, ढूंढाड़ के अंदर ही आकर जब जो कछवाहा वंश के राजपूत थे उन्होंने अपनी नींव रखी थी। ठीक है, उसके बाद करते हैं दोस्तों आगे शुरू। ठीक है, तो ये थे प्राचीन नाम, इसका आप साथ में स्क्रीनशॉट ले लेना। और अब करते हैं आगे शुरू। ये देख लो, यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हुई है। योधेय प्रदेश कौन सा था, राजस्थान के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता था, योधेय प्रदेश कहते थे, जिसमें गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले शामिल हैं। उसके बाद जांगल प्रदेश, बीकानेर व जोधपुर के उत्तरी भाग को जांगल प्रदेश कहा जाता है। वहाँ पर कटीली वनस्पति पाई जाती है और इसकी राजधानी क्या थी, अही छतरपुर, जो मैंने आपको पहले ही बता दी है। और अही छतरपुर की अगर बात करें तो अही छतरपुर जो क्षेत्र आता है वो नागौर क्षेत्र, नागौर को कहा जाता है, जो जांगल की क्या थी, राजधानी थी। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, वैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है तो उसके माध्यम से अभी बोर्ड के ऊपर नहीं पढ़ा सकते, जितने भी लाइव आ रहे हैं वो सारे शेयर कर दें। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि संपादलक्ष, संपादलक्ष ऐतिहासिक काल में अजमेर को कहा जाता था, जहाँ चौहानों का शासन था। संपादलक्ष के चौहान जिसे कहते हैं, अजमेर के चौहान, शाकंभरी के जिन्हें चौहान कहते हैं, जिनकी नींव वासुदेव ने रखी थी 551 ईस्वी के अंदर रखी थी। ठीक है, तो ये संपादलक्ष क्षेत्र आ गया। ढूंढाड़ क्षेत्र, ढूंढाड़ वाला मैंने बताया ही है, कछुआ वंश के राजा थे जिन्होंने कछुआ वंश के सर्वप्रथम जो आए थे दुल्हे राय, उन्होंने यहाँ पर आकर क्या रखी थी, नींव रखी थी, तेजग्रण जिनको कहा जाता है। उसके बाद बात करिए अपनी सूरसेन जो क्षेत्र है वो कौन सा, देखो यहाँ से जो ट्रिक बनाई हुई है वो सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये आप यहाँ से देख लेना, साथ साथ में कॉपी के अंदर नोट भी करते रहो। सूरसेन क्षेत्र देखो, ऐतिहासिक जनपद काल में राजस्थान के पूर्वी भाग को क्या कहा जाता था, सूरसेन कहा जाता था, जिसमें शामिल है BCD, भरतपुर, करौली और धौलपुर। और इनकी राजधानी क्या थी, मथुरा थी। ये सबसे महत्वपूर्ण है, इनको साथ साथ में लिखते रहें। यहाँ पर एक फैक्ट लिखा हुआ है भीनवाल वाला, देखो यह जालौर में स्थित है। चीनी यात्री हवेनसांग जो अशोक के शासनकाल में भारत आया था, चीनी यात्री हवेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था, नहीं सॉरी, हर्षवर्धन के शासनकाल में ये भारत आया था। इसकी जो पुस्तक है CUK में पिल्ली भालो लिखा गया है, यानी भीनमाल जालोर ने बन के कहो, आगे बन के पिल्ली भालो कहे। ठीक है, उसके बाद यहाँ से अगर बात करें अपने, ये यहाँ पर टिक दी हुई है। ठीक है, इन्हें आप देखो, ABCD मत्स्य संघ। और राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण का नाम क्या रखा गया था, प्रथम चरण का नाम रखा गया था मत्स्य संघ, KM मुंशी की सिफारिश पर रखा गया था। ठीक है,
उसके बाद अगर बात करें, देखो प्रथम चरण का जो नाम रखा गया था उसके अंदर 4 रियासतें मिली थी, अलवर थी, भरतपुर थी, करौली थी, सी से डी से धौलपुर थी। ठीक है, तो ये प्रथम चरण जिसको मत्स्य संघ कहा जाता है, ABCD। अगर हमें पूछे सूरसेन कौन सा क्षेत्र है, तो B से भरतपुर, C से करौली, D से धौलपुर। ये कौन सा क्षेत्र आता है, सूरसेन वाला क्षेत्र आता है। और उसके बाद CD यानी C से करौली, D से धौलपुर, और SWM से सवाई माधोपुर, ये क्षेत्र आता है डांग या बीहड़ क्षेत्र। और बीहड़ की रानी किसी कहा जाता है, अगर हमें पूछ ले तो करौली को कहा जाता है। बीहड़ की रानी किसी कहा जाता है, करौली, करौली। ठीक है, सॉफ्टवेयर जैसा भी मिला उसी के माध्यम से बना रहे हैं, तो ज़्यादा बड़ा लिखा जा रहा है, लिखा ज़्यादा जा नहीं रहा है, तो भाई समझ लो जल्दी जल्दी की भाई जबकि चीज़ समझाना रही है, बस समझा दी हूँ, बाकी थाने साफ सुनाई देना ना रही है सारा। बताओ सारा ने एकदम आवाज़ सही आना रही है कि हाँ। उसके बाद देखो हया हया क्षेत्र कुणसो, जो नेवे नाम सुनियो वो नेवे नाम को नहीं, हया या ऐतिहासिक काल में जो कोटा और बूंदी का जो क्षेत्र था उसको हया हया कहा जाता था। ठीक है, और मैं आपको पहले ही बात बता दे चुका हूँ कि अंशु जीके ट्रिक जो यूट्यूब चैनल है उससे आप ज्वाइन कर लें, उसे वहाँ पर राजस्थान पुलिस और पटवारी वालों के लिए महत्वपूर्ण रोजाना क्लासें आती है, करंट जीके की वहाँ पर क्लासें हैं, अंशु जीके ट्रिक। और मैंने आपको बता ही दिया है, उसका लिंक है वो किसके अंदर दिया गया है, डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। सीवी उदयपुर चित्तौड़गढ़ क्षेत्र को कहा जाता था, जिसकी राजधानी नगरी मध्यमिका या मध्यमिका थी। और नगरी एक सभ्यता भी आपको पता ही होगी, एक नगरी सभ्यता है जो चित्तौड़गढ़ के अंदर है, और एक नगर सभ्यता है वो कहाँ है, टोंक के अंदर है। ठीक है, तो सीवी प्राचीन समय में किस क्षेत्र को कहा जाता था, उदयपुर चित्तौड़गढ़ क्षेत्र को क्या कहा जाता था, सीवी कहा जाता था। देखो दोस्तों आज अपने ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, कल अपनी क्लास 1 घंटे के लगभग डाल देंगे, लाइव लगातार चलती रहेगी अब रोजाना, सुबह या शाम दोनों टाइम आपके लिए क्लास अवेलेबल करवा देंगे। और ज़्यादा वैसे अभी फिलहाल ना तो यहाँ पर घर पर कंप्यूटर की और व्यवस्था नहीं है, तो जैसे ही वहाँ पर जाएंगे अपने कोचिंग सेंटर, जैसे लॉकडाउन खुल जाएगा उसके बाद में आपके लिए एक बोर्ड से क्लासें लाइव लगानी शुरू कर देंगे। अब देखो चंद्रावती के बारे में मैंने आपको बताया ही था, चंद्रावती प्राचीन, जिसका जैसे सिरोही का प्राचीन नाम, जहाँ पर भूकंप रोधी इमारतों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और ये चंद्रावती सभ्यता भी है जिसकी खोज कब हुई थी, 2014 के अंदर इसकी खोज हुई थी। ठीक है, जाबालीपुर, जाबाली ऋषि की जो भूमि है जिसे वर्तमान में क्या कहा जाता है, जालोर कहा जाता है, और इस क्षेत्र में जाल वृक्ष अधिक पाए जाते हैं। ठीक है, देखो लिखे हुए हैं ये इन्हीं के माध्यम से, और ये मैं आपको PDF है वो टेलीग्राम पर अवेलेबल करवा देता हूँ। और साथ में आपको पता ही है चैनल का नाम जो पहले अनलिमिटेड स्टडी ज्ञान था उसका नाम मैंने चेंज कर दिया है, उसका नाम मैंने जीके गजानंद वर्मा कर दिया है। ठीक है, आप यहाँ से जुड़े रहें, जो जुड़े हुए हैं उनको सभी को पता है, और जिसने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, अनलिमिटेड स्टडी नाम से वो टेलीग्राम है, नोट सारे के सारे वहाँ पर डाले हुए हैं। उसके बाद अगर देखें मालानी, देखो प्राचीन समय में बाड़मेर को क्या कहा जाता था, मालानी कहा जाता था। मांड, पश्चिमी राजस्थान में मांड गाय का क्षेत्र को मांड भी कहा जाता है, जिसके चारों ओर का जो क्षेत्र जैसलमेर में जिसे क्या कहा जाता है, वल के नाम से जिसे जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद ये तो थे प्राचीन नाम राजस्थान के। अब पढ़ेंगे अपने राजस्थान का भौतिक प्रदेश। देखो भौतिक प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण है, इसके वैसे मैंने 2-4 वीडियो डाल भी रखे हैं, बोर्ड पर समझाए हुए हैं, वो पहले के डाले हुए हैं जिस समय पूरी व्यवस्था नहीं थी। अब तो व्यवस्था है लेकिन वो नोहर है सारी की सारी, ठीक है, यहाँ पर नहीं है। उसके बाद ये भौतिक प्रदेश की अगर अपनी बात करें तो ऊंचावच व जलवायु के आधार पर राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। ये तो आपको सभी को पता ही है, तो भौतिक प्रदेशों के बारे में जानकारी पढ़ लेते हैं सबसे पहले। तो भौतिक प्रदेश कितने हैं, 4 हैं। कौन सा, एक तो मरुस्थल है, बिचलो, अरावली, मैदानी और हाड़ौती जो पठार है, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश भी जिसे कहा जाता है। अब देखो इनसे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट है, यहाँ से बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, देख लेना ध्यान से। अब मैं जैसे पहले मरुस्थल लिखा हुआ है, ज़्यादा नहीं करवाएंगे आज, अभी 15-20 मिनट करवाएंगे, उसके बाद जो कल क्लास होगी वो आपको 1 घंटे तक अवेलेबल करवा देंगे। देखो शेयर कर दें सभी वीडियो को। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मरुस्थल का क्षेत्रफल कितना है, 61.11% है। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, पूरे राजस्थान का 2/3% ये क्षेत्रफल आता है मरुस्थल का। मरुस्थल में जनसंख्या कितनी निवास करती है, 40%। मरुस्थल में जिले कितने आते हैं, 12 जिले आते हैं। मरुस्थल में मिट्टी कैसी है, बलुआ पत्थर से निर्मित है, बलुई मिट्टी है, क्योंकि रेतीली मृदा मिलेगी मरुस्थल के अंदर, तो मरुस्थल के अंदर रेतीली मृदा है। अदियो कॉन्सेप्ट पहला लिखी हुआ है, ठीक है। इंग बाद में आप पढ़ा कौन सा इंग बाद में जी मरुस्थल के अंदर के विशेषता है, के चीज़ है मरुस्थल के अंदर, सारी विशेषता पढ़ेंगे। पहले ये याद रखना मरुस्थल पूरे राजस्थान के अंदर 61.11% क्षेत्रफल में फैला हुआ है। वैसे अगर भारत के अंदर बात करें तो भारत में ये 62% क्षेत्रफल में फैला हुआ है मरुस्थल, ठीक है।
और 0.89% है वो पंजाब है, हरियाणा है, गुजरात के अंदर फैला हुआ है। अरावली का जो राजस्थान में विस्तार है वो 9% है। मैदानी प्रदेश है उसका विस्तार है वो 23% है। और हाड़ौती के पठार का जो विस्तार है वो 6.89% है। और मरुस्थल के अंदर मैंने आपको बता दिया 40% जनसंख्या निवास करती है। अरावली प्रदेश में 10%, मैदानी प्रदेश में लगभग 39%, और हाड़ौती प्रदेश के अंदर जो 4 जिले आते हैं, ठीक है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, उसके अंदर 11% जनसंख्या निवास करती है। अब देखो आगे, देखो मिट्टी कौन कौन सी पाई जाती है, ये जिले आ गए। ये जिलों का क्रम नहीं पूछा जाता है कौन सी कितने जिले आते हैं। तो देखो अरावली प्रदेश में जो मिट्टी पाई जाती है वो क्यों, अरावली अरावली पत्थरों निर्मित है, पर्वत है, तो पर्वतीय मिट्टी, और पर्वतांग अंदर की वो घना वन तो होएगा क्योंकि उग जाएगा वन, कोई काटेगा नहीं, तो वनीय मिट्टी पाई जाती है, जिसका दूसरा नाम वगैरह हम कह सकते हैं। बिंग बाद में मैदाना में कौन सी मिट्टी पावेगी, जलोढ़ मिट्टी पावेगी, क्योंकि मैदानों में क्या बहती रहती है, नदियां बहती रहती है, तो नदियां बहेगी तब क्या होगा, तो अपने साथ कौन सी मिट्टी लेकर आएगी, जल प्लस ओड, यानी जल से जो ढककर लाती है अपनी मिट्टी, उन्हें क्या कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी, कंछारी मिट्टी, दोमट मिट्टी, सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है ये। हाड़ौती प्रदेश के अंदर काली और रेगुर मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, हल्की काले रंग की मिट्टी यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद जलवायु यहाँ पर कैसी है, तो जलवायु की अगर बात करें तो जलवायु देखो मरुस्थल के अंदर शुष्क और अर्ध शुष्क, क्योंकि मरुस्थल में इधर वर्षा कम होती है। अरावली प्रदेश में उपार्द्र जलवायु पाई जाती है, और मैदानी प्रदेशों के अंदर आर्द्र जलवायु पाई जाती है, और हाड़ौती प्रदेश के अंदर अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। अब देखो ये मरुस्थल प्रदेश अब करती है अपने शुरू, ठीक है। तो उत्तरी मरुस्थलीय प्रदेश निर्माण कद होइडो है, निर्माण थाने बताइडो है, टर्शियरी काल, क्वार्टरटाइन काल या प्लीस्टोसिन जिसे काल बोलते हैं, ठीक है, उसके अंदर हुआ है, इसका निर्माण हुआ है। उसके बाद अगर अपने बात करें इसका विस्तार कितना है, तो विस्तार है, इसकी लंबाई 640 किलोमीटर है और चौड़ाई 300 मीटर, यानी औसत ऊंचाई 200 से 300 मीटर है, और एवरेज 250 मीटर है इसकी, ठीक है। ये साथ साथ में आप नोट करते रहना। तो राजस्थान में कुल मरुस्थलीय ब्लॉक अगर हमें पूछ ले, बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो कुल ब्लॉक कितने हैं, 85 ब्लॉक है राजस्थान में, कुल मरुस्थलीय ब्लॉक 85 है। अब यहाँ पर ये मैप बनाया हुआ है कि मरुस्थल का ढाल किस ओर है, ठीक है। उसके बाद मरुस्थल का ढाल की अगर बात करें तो मरुस्थल का ढाल है वो है यहाँ पर नॉर्थ और यहाँ पर ईस्ट, यानी कि यहाँ पर कौन सी होगी, उत्तर दिशा, और यहाँ पर होगी पूर्व दिशा। तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है, ध्यान रखना। जो अगर अब मरुस्थल का ढाल अगर हमें पूछ ले तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। अब देखो मरुस्थल का अध्ययन करते हैं अपने, तो मरुस्थल का अध्ययन अपने कितने भागों में करेंगे, 2 भागों में करेंगे। एक तो कौन सा होगा, शुष्क मरुस्थल, और एक कौन सा होगा, अर्ध शुष्क मरुस्थल, ठीक है। तो शुष्क मरुस्थल में देखिए वर्षा है 0-25 सेंटीमीटर के बीच में हुआ, और अर्ध शुष्क जो मरुस्थल है उसके अंदर वर्षा होती है वो 25 से 50 सेंटीमीटर होती है। यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं क्योंकि ये वर्षा वाली विशेषता है वो सबसे महत्वपूर्ण है। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है नोट लगाकर, देखो 25 सेंटीमीटर जो समवर्षा है वो मरुस्थल को शुष्क व अर्ध शुष्क को 2 भागों में बांटती है। ये चीज़ ध्यान रखना आप, जो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा जो क्षेत्र है, ठीक है, वो मरुस्थल को 2 भागों में बांटती है। ये जो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है वो मरुस्थल को 2 भागों में बांटती है। अगर हमें पूछ ले कि राजस्थान को 2 भागों में कौन सी बांटती है, कि राजस्थान को कौन सी वर्षा रेखा 2 भागों में बांटती है, तो वो है 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, ठीक है। ध्यान रखना जो अरावली के समांतर है, दूसरा नाम इसे क्या बोलते हैं, अरावली के समांतर है। तीसरा नाम अगर इसकी बात करें अपने, तो तीसरा नाम है इसका मरुस्थल की पूर्वी वर्षा रेखा, क्योंकि मरुस्थल को विस्तार यहाँ है, जहाँ 1 मिनट अठे मैं मैप बना दूँ थोड़ा सा, जैसे ये अपना राजस्थान हो गया, ठीक है। अब यहाँ से इतना मरुस्थल है, इस तरफ इधर वाला ये मरुस्थल है सारा, ठीक है। तो यहाँ पर अरावली पर्वत श्रृंखला, तो यहाँ पर जो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है, ठीक है, तो ये मरुस्थल की कौन सी रेखा होगी, देखो उत्तर यहाँ हो गया, दक्षिण यहाँ हो गया, पूर्व यहाँ हो गया, और पश्चिम यहाँ हो गया, तो ये पूर्वी वर्षा रेखा है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। उसके बाद शुष्क मरुस्थल को पुनः कितने भागों में बांटा है, 2 भागों में बांटा है। एक तो कौन सा होगा, 1 मिनट यहाँ से रह गई अपनी वर्षा रेखा वाली बात रह गई थी, ये 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा बता दी, ठीक है। और 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा अगर हमें पूछे तो ये रेड क्लिफ रेखा के समांतर है, और राजस्थान की पश्चिमी वर्षा रेखा है ये, ठीक है। पश्चिमी वर्षा रेखा पूछ ले तो 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है। उसके बाद शुष्क मरुस्थल 2 प्रकार का है, देखो एक तो बालुका स्तूप मुक्त, ठीक है, कौन सा भी, एक तो बालुका स्तूप मुक्त ये 41.5% क्षेत्रफल में फैला हुआ है, और बालुका स्तूप युक्त वो 58.5% में फैला हुआ है। देखो बालुका स्तूप जो मरुस्थल है मुक्त, वो इनके वहाँ पर पथरीला या हमादा जिसे कहते हैं, ठीक है, हमादा इसे बोलते हैं।
और ये है इसके अंदर पवन, मिट्टी, निक्षेपण जैसे बालू का स्तूपों का निर्माण होता है। ठीक है, तो अब विस्तार की बात करते हैं। जो हमादा है, पहले हमादा को पढ़ेंगे। हमादा का विस्तार है वो जैसलमेर, ठीक है, जैसलमेर में पोखरण की तरफ, बाड़मेर, ठीक है, बाड़मेर के बाद जोधपुर, ठीक है, जोधपुर में फलोदी तक फैला हुआ है, ठीक है, फलोदी। तो ये इसका विस्तार आ गया। बालू का स्तूप नोट लगाकर यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब पवन के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण किया जाता है तो बनने वाली शिथिलाकृति को क्या कहते हैं? बालू का स्तूप कहते हैं, जो सर्वाधिक कहाँ है? जैसलमेर जिले में स्थित है। चलो ठीक है दोस्तों, आज ये हम इतना ही पढ़ेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। कैसी लगी क्लास जरूर बताएं। लावी आज के बाद रोजाना आपके लिए क्लास अवेलेबल करवा देंगे। कल अपने पढ़ेंगे ये बालू का स्तूप के आगे के जो प्रकार हैं वो कल आगे पढ़ेंगे। तो मैंने आपको पहले भी बताया था तो कि अपनी जो क्लासें लग रही है तो अंशु जी के ट्रिक नाम से यूट्यूब चैनल है अंशु जी चौहान का, अश्विनी जी चौहान का, तो आप उसे ज्वाइन जरूर कर लें, सब्सक्राइब कर लें उसे। उसके बाद वहाँ पर सारी क्लासें डाली हुई है। ठीक है, जल्दी आपके लिए अब लॉकडाउन के बाद वापस क्लासें पुनः प्रारंभ कर देंगे। अगर बीच में अगर थोड़ी बहुत छूट मिलती है तो हम जरूर आपके लिए क्लास लेकर आएंगे। ठीक है, तो कल पढ़ेंगे बालू का स्तूप के प्रकार। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर कल। गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।